दे रही है। सो फाउंडेड ने एक रिपोर्ट रिलीज करी थी इन 2024 जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया दैट जो कस्टमर सर्विस रोल है उनकी पोस्टिंग में 22% डिक्लाइन ऑब्जर्व किया है गया है ड्यू टू प्रोसेस ऑटोमेशन। सो जब ये परसेप्शन और थियोरेटिकल एविडेंस कंबाइन होते हैं ना तो एक नैरेटिव सेट हो जाता है और उसी नैरेटिव के थ्रू एक पैनिक भी सेट होने लग जाता है कि एआई हमारी जॉब ले जाएगा। एंड आज इंडियन जॉब मार्केट में स्पेसिफिकली ये नैरेटिव ऑलरेडी सेट हो चुका है दैट एआई विल टेक आवर जॉब। लेकिन इस नैरेटिव में ना हमारे एनालिसिस के थ्रू हमको ये पता चला सिर्फ एक छोटा सा इशू है। एंड इस नैरेटिव में ये इशू है कि हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि विल एआई टेक आवर जॉब, बट हम ये सवाल तो पूछ ही नहीं रहे हैं कि जो राइट क्वेश्चंस हैं हम वो तो पूछ ही नहीं रहे हैं। हम ये सवाल पूछ ही नहीं रहे हैं कि एआई अभी करंटली कितना यूज हो रहा है, एआई कौन सी जॉब्स में ऑलरेडी आ चुका है, क्या एआई का अपनी फुल कैपेबिलिटी में यूज हो रहा है या नहीं, कौन से डेमोग्राफिक्स सबसे ज़्यादा रिस्क में है, या एम्प्लॉयमेंट पर इसका एक्चुअल में इम्पैक्ट दिखना शुरू हो चुका है या नहीं हो चुका है। सो जब ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आए सो वी डिसाइडेड एट प्रोजेक्ट भास्कर दैट वी विल टेक दिस क्वेश्चन अप्स एंड हम इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे एंड इनके आंसर्स ढूंढेंगे यूटिलाइजिंग ऑल द सेकेंडरी डेटा सोर्सेज दैट आर अवेलेबल। नाउ बिफोर आई मूव इनटू द डेटा पार्ट मैं एक और चीज मेंशन करना चाहती हूँ कि एंथ्रोपिक ने यूएस वर्कफोर्स के लिए एग्जैक्टली सेम तरह के क्वेश्चंस पूछे थे एंड सेम तरीके का एनालिसिस करा था। उन्होंने एक मेथोलॉजी एंड फ्रेमवर्क डेवलप किया था एंड हमने भी वही मेथोलॉजी और अप्रोच को इंडियन वर्कफोर्स के कंटेक्स्ट में अडेप्ट कर लिया है टू कंडक्ट द स्टडी। अब now before I move into the data and results part I want you guys to understand few jargon terms because अगर हम ये understand नहीं कर पाएंगे तो आपको आगे results में समझने में भी problem होगी। so ये बहुत ज़रूरी है टर्म समझना। सबसे पहले दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जिनके बारे में बात करना चाहती हूँ, ऑटोमेशन एंड ऑगमेंटेशन। ना ऑटोमेशन का मतलब होता है जब एआई बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के पूरा टास्क खुद से कंप्लीट कर सके। ना गिव एन एवरीडे एग्जांपल ऑफ दिस। हम सब ने फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज करी होगी, राइट? उसमें आप सिर्फ कपड़े डालते हो एंड वॉशिंग से लेकर ड्राइंग तक द पूरा प्रोसेस इज डन बाय द मशीन इटसेल्फ। एग्जैक्टली एआई भी कुछ टास्क बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के ऐसे कंप्लीट कर सकता है। जैसे अगर आप इसका एआई के टर्म्स में अगर मैं एग्जांपल दूं, मैंने क्लॉड को बोला कि क्लॉड प्लीज मेक अ प्रेजेंटेशन फॉर मी। पूरी प्रेजेंटेशन क्लॉड बना देगा, उसको ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेशन होता है। अब हम बात करते हैं ऑगमेंटेशन की। ऑगमेंटेशन तब होता है जब एआई टास्क में हेल्प करता है लेकिन फाइनल आउटकम के लिए उसको ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होती ही है। इसका भी एक एवरीडे एग्जांपल आई टेक। अगर आपने सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज करी है तो आप देखेंगे कि उसमें मशीन प्रोसेस तो करती है बट उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती ही है, आपका इन्वॉल्व होना जरूरी होता ही है। तो एआई में भी एग्जैक्टली यही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लॉड को बोलें कि क्लॉड प्लीज ड्राफ्ट एन ईमेल फॉर मी, तो क्लॉड ईमेल तो ड्राफ्ट कर देगा बट वो उसको सेंड नहीं कर पाएगा, उसके लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज कॉल्ड ऑगमेंटेशन। नाउ आई वांट टू मेंशन कि हम क्यों ये दो टर्म्स पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बिफोर वी गेट इनटू एनी अदर डिटेल। इट्स बिकॉज हमारा जो पूरा एनालिसिस है उसमें ऑब्जर्व्ड एक्सपोजर स्कोर एंड थियोरेटिकल एक्सपोजर स्कोर का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। नाउ बिफोर वी गेट इनटू दीज टू स्कोर्स मैं एक और टर्म एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, दैट इज एक्सपोजर स्कोर। बेसिकली एक्सपोजर स्कोर्स इन सिंपल टर्म्स मेजर करता है कि किसी पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन टास्क के लिए एआई कितना यूज हो रहा है करंटली और कैन बी यूज इन फ्यूचर। इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं। इमेजिन एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो अपने डेली टास्क के लिए क्लाउड कोर्स का यूज करते हैं फॉर वेबसाइट बनाने के लिए। इन द सेम वे प्रोडक्ट मैनेजर हैं, वो एआई का यूज करते हैं फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड प्लानिंग के लिए। तो जब ये एआई यूज हो रहा है इनके पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन टास्क के लिए
और जितना यूज हो रहा है जब उसको हम मेजर करते हैं तो उसी मेजरमेंट को हम एक्सपोजर स्कोर बोलते हैं. So now this exposure score was important to understand because now we'll be able to understand observed exposure score and theoretical exposure score. So अब हम आते हैं observed exposure स्कोर का क्या मतलब होता है. सो इसका बेसिक मतलब होता है कि AI करंटली रियल वर्ल्ड में कितना यूज हो रहा है, यानी आज के टाइम में लोग अपने ऑक्यूपेशन टास्क के लिए AI का एक्चुअल में कितना यूज कर रहे हैं. जैसे मान लीजिए क्लॉड कोई का ही एग्जांपल, अगर वो डेली टास्क में कोई इंडिविजुअल डेवलपर अपने लिए वेबसाइट बनाने के लिए क्लॉड कोड का यूज करते हैं तो वो है हमारा ऑब्जर्व्ड स्कोर. अब बात करते हैं हम थियोरेटिकल एक्सपोजर की. तो थियोरेटिकल एक्सपोजर बेसिकली हमें बताता है कि ऑन पेपर AI की कितनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है, यानी AI किसी ऑक्यूपेशनल टास्क को थियोरेटिकली कितना परफॉर्म कर सकता है और कितने स्पीड से परफॉर्म कर सकता है, चाहे उसकी करंट कैपेबिलिटी कितनी भी यूज हो रही हो या नहीं हो रही हो, दैट डजंट मैटर. सो एक सिंपल एग्जांपल इसका कि हम सब जानते हैं कि थियोरेटिकली, ये बहुत एवरीडे एग्जांपल है, थियोरेटिकली ह्यूमन बॉडी 72 आवर्स एंड उससे ज़्यादा बिना पानी के रह सकती है, सर्वाइव कर सकती है. लेकिन हम सब 72 आवर्स विदाउट वाटर नहीं चलते हैं. हमको, मुझे पर्सनली 2-3-4-5 घंटे में पानी की ज़रूरत पड़ जाती है. तो वो 24 आवर्स जो है वो थियोरेटिकल कैपेबिलिटी है, लेकिन जो रियल लाइफ में हम 3-4 घंटे के बाद पानी पी लेते हैं, दैट इज ऑब्जर्व्ड स्कोर. सो यही ऑब्जर्व्ड और थियोरेटिकल एक्सपोजर स्कोर्स में डिफरेंस है एंड यही इनका मतलब है. सो नाउ आई वांट टू मेंशन वन मोर थिंग. सो जो हमारा ऑब्जर्व्ड एक्सपोजर था उसको हमने एंथ्रोपिक इकोनॉमिक इंडेक्स से लिया है. सो अ लिटिल बैक स्टोरी, एंथ्रोपिक ने हगिंग फेस पर अपना एक ओपन डेटा सेट रिलीज किया जो रियल क्लॉड कन्वर्जेशन पर बेस्ड था. एंड वो उससे हमें पता चला कि लोग अपने ऑक्यूपेशनल टास्क के लिए AI को एक्चुअल में कितना यूज कर रहे हैं. So that was the whole scoring was taken from Anthropic's data set. Now for the theoretical exposure, हमने Elendo et al. एक पेपर रिलीज किया था 2023 में, उससे हमने एक्सपोजर स्कोर्स को यूज किया. सो ये सब जो एक्सपोजर स्कोर है वो बेसिकली हमें बताता है कि AI टेक्निकली कितना यूज हो रहा है एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, हो सकता है कितने पर्टिकुलर टास्क के लिए. सो नाउ बिफोर वी मूव टू रिजल्ट्स, एक और टर्म है जो मैंने बहुत बार यूज करी है इन दिस प्रेजेंटेशन टिल नाउ, एंड दैट इज ऑक्यूपेशनल टास्क. तो इसका भी मतलब मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ बिफोर वी मूव अहेड सो इट बिकम्स क्लियर. सो मान लीजिए हम बोलते हैं मेडिकल फील्ड है. अब मेडिकल फील्ड जो है वो एक ऑक्यूपेशन है, लेकिन उसके अंदर जैसे डॉक्टर्स आते हैं, नर्सेज आती हैं, फार्मासिस्ट आते हैं, तो ये सब इंडिविजुअल जॉब्स हैं. तो जब हम ऑक्यूपेशनल टास्क बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इन जॉब्स के अंदर जो डेली टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, इसका मतलब होता है कि इन जॉब्स के अंदर जो डेली टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, दैट इज ऑक्यूपेशनल टास्क. सो फॉर एग्जांपल ICT प्रोफेशंस का डेली टास्क हो सकता है कोडिंग करना, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, वेबसाइट बनाना. सेम वे जनरल एंड कीबोर्ड क्लर्क्स का हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन करना, डेटा एंट्री करना, एंड सेम वे एग्रीकल्चर वर्कर्स का ऑन ग्राउंड वर्क करना. सो जब हम ये AI एक्सपोजर मेजर करते हैं तो हम ऑक्यूपेशन का मेजर नहीं करते, हम ऑक्यूपेशन के अंदर जो टास्क परफॉर्म होते हैं उनको मेजर करते हैं. सो इसी वजह से एज आई अर्लियर मेंशन कि थ्रू आउट दिस प्रेजेंटेशन यू आर गोइंग टू लिसन टू दिस वर्ड ऑक्यूपेशनल टास्क अ लॉट, एंड यू हैव ऑलरेडी लिसन टू दिस वर्ड ऑक्यूपेशनल टास्क अ लॉट. सो अब मैं 2 और टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ बिफोर वी मूव अहेड. हाई AI एक्सपोजर एंड लो AI एक्सपोजर. सो हाई AI एक्सपोजर ऑक्यूपेशंस बेसिकली वो होती है जहाँ ऑब्जर्व एक्सपोजर स्कोर हाई है. सिंपल में बोले तो जहाँ AI करंटली सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है ऑक्यूपेशन टास्क के लिए, और लो AI एक्सपोजर ऑक्यूपेशन वो है जहाँ AI का यूज बहुत कम है या बिल्कुल हो ही नहीं रहा है. सो this is about the whole key terms.
Now that we have understood all the important terminologies, let's move towards the data part. So हम, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि हमने स्टडी के लिए सेकेंडरी सोर्सेज का यूज़ किया है, एंड हमने 3 मेजर डेटा सोर्सेज को यूज़ किया है. सो सबसे पहले PLFS माइक्रो डेटा, जो मॉस्पी रिलीज करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. सो हमने उसमें ये डेटा पीरियडिकली रिलीज होता है, और हमने 7 साल का डेटा लिया फ्रॉम 2017 टू 2024, जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा वर्कर्स का डेटा अवेलेबल है. अब इस डेटा सेट का पर्पस ये था इसको लेने का कि हम इंडियन लेबर और जॉब मार्केट को ऑन ग्राउंड समझना चाहते थे. द ग्राउंड रियलिटी वी वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट, एंड इससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी आंसर कर पाए हैं, लाइक एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स क्या है, वर्कर्स किस ऑक्यूपेशंस में हैं, अर्बन और रूरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनकी एजुकेशन क्या, प्रोफाइलिंग क्या है. सो ये सब इंफॉर्मेशन हमें इस डेटा सेट से मिली है. नाउ सेकंड डेटा सेट जो हमने यूज़ किया, दैट इज एंथ्रोपिक इकोनॉमिक इंडेक्स, जो मैंने पहले बोला कि इन्होंने एज अ ओपन डेटा सेट इसको रिलीज किया. सो इसमें मैं एक चीज़ बताना भूल गई आप सबको. सो अंडर द एंथ्रोपिक इकोनॉमिक इंडेक्स देयर वाज observed AI score that is mentioned here, right? So इसका मतलब होता है कि जब observed AI score is basically एंथ्रोपिक ने क्या किया था, हमने 2 वर्ड्स अंडरस्टैंड किए, राइट? ऑगमेंटेशन एंड sorry for the disturbance. Yeah. So हमने yes, automation, right? Yes, हमने 2 वर्ड्स यूज करे थे, ऑटोमेशन एंड ऑगमेंटेशन. सो बेसिकली उसका हमारा यूज हुआ है. एंथ्रोपिक ने क्या किया, जो ऑटोमेशन वाले वर्क थे थ्रू AI, उनको उन्होंने फुल स्कोर प्रोवाइड किया, एंड जो ऑगमेंटेशन वाले स्कोर थे, उन वर्क था, उनको हाफ स्कोर प्रोवाइड किया. एंड जो वर्क AI बिल्कुल कर ही नहीं सकता, लाइक लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट की मैनुअल लेबर, तो उसको 0 स्कोर प्रोवाइड हुआ. इन द सेम वे एलेंडो एटल, एज आई सेड, कि उन्होंने पेपर रिलीज किया था 2023 में, तो उसमें थियोरेटिकल AI एक्सपोजर को स्कोर किया गया ऑन द बेसिस कि AI कितना टास्क को स्पीड अप कर सकता है. ना मान लीजिए कि कोई वेब डेवलपर है, उसको कोई वेबसाइट बनाने में 3-4 दिन लगते हैं, तो अगर वो वेबसाइट AI के थ्रू 2 दिन 1 घंटे में बन जाती है, so that means the task has been sped up by the AI and उसको high score मिला है, और अगर ये नहीं हो पाता है तो उसको low score मिला है. So now these are the 3 data sets that we utilize. Now coming to the methodology part, so in simple terms हमने एक crosswalk create किया, क्योंकि जो एंथ्रोपिक ने स्कोरिंग प्रोवाइड करी थी वो US ऑक्यूपेशन कोड के हिसाब से प्रोवाइड की थी. सो वी जस्ट डिसाइडेड कि हम उसको इंडियन स्कोरिंग ऑक्यूपेशन कोड के बेसिस पे मैप करेंगे, एंड उसके थ्रू वी गॉट अराउंड 35 इंडियन ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स थ्रू दिस होल मैपिंग. एंड नाउ वी ऑल्सो कंडक्टेड डिफरेंस इन डिफरेंस. सो बेसिकली डिफरेंस इन डिफरेंस एक मॉडल होता है. इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है कि हम इसमें देखते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट क्या होता है. सो वी यूटिलाइज दिस मेथोलॉजी बिकॉज वी वांटेड टू सी कि 2022 में जब AI का इंट्रोडक्शन हुआ, ChatGPT का इंट्रोडक्शन हुआ, तो उससे पहले लो AI एक्सपोजर ऑक्यूपेशंस एंड हाई AI एक्सपोजर ऑक्यूपेशंस में क्या डिफरेंस था, एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ AI क्या डिफरेंस हुआ. सो नाउ अब हम रिजल्ट्स के तरफ मूव करते हैं. सो हमारा जो पहला रिसर्च क्वेश्चन है, दैट इज कि AI ऑलरेडी कहाँ आ चुका है, और इसी क्वेश्चन का आंसर हमारा ये पहला रिजल्ट दे रहा है. सो जो हमारी ऑब्जर्व्ड एक्सपोजर रैंकिंग हुई थी, उस ऑब्जर्व्ड एक्सपोजर रैंकिंग, एज आई मेंशन, करंटली AI कितना यूज हो रहा है, उसके बेसिस पे हमें टॉप 5 ऑक्यूपेशंस मिली जहां अभी AI सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, एंड वो उसमें इंक्लूडेड है ICT प्रोफेशनल, जनरल कीबोर्ड क्लर्क, सेल्स वर्कर्स, एंड हमें ऑल्सो बॉटम 5 ऑक्यूपेशंस मिली जहाँ पे AI बिल्कुल यूज नहीं हो रहा. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग
ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज इससे हमारे ये प्रूव हो रहा है कि देयर आर ऑक्यूपेशंस जहाँ पे एआई अभी बिल्कुल जीरो यूज हो रहा है, वहाँ एआई का कोई यूज है ही नहीं। जो इसके अंदर जैसे ऑक्यूपेशंस आती है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, कंस्ट्रक्शंस हो गया, मैनुअल लेबर हो गया। सो इस फाइंडिंग का ना एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंक्लूजन ये भी निकला है कि एआई हर ऑक्यूपेशन को यूनिफॉर्मली इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। एआई प्राइमरीली उन ऑक्यूपेशंस को इम्पैक्ट कर रहा है और वहाँ एंटर कर रहा है जो डेस्क बेस्ड है, नॉलेज इंटेंसिव है, अर्बन है या फॉर्मल सेक्टर का पार्ट है। और जहाँ भी मैनुअल या फिजिकल लेबर, एज आई मेंशन्ड एग्रीकल्चर और एनी मैनुअल लेबर वर्क, वहाँ पे एआई इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा है, वहाँ पे एआई का यूज़ बिल्कुल नेग्लिजिबल है। और ये इस फाइंडिंग का एक और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि ये एआई ने कोई नया डिवाइड नहीं क्रिएट किया है, ये डिवाइड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इंडियन जॉब मार्केट में। ये एक स्ट्रक्चरल इशू ऑलरेडी है एंड एआई सिर्फ वो स्ट्रक्चरल इशू को फॉलो कर रहा है इंडियन जॉब मार्केट में। सो जो structural issue that already exists according to the Center for Policy Research study as well, that there is formal versus informal divide, knowledge versus physical work divide. So in conclusion if I say, ये पहला रिजल्ट जो है उससे हमें ये पता लगता है कि एआई ऑलरेडी डेस्क बेस्ड, नॉलेज इंटेंसिव एंड अर्बन एरियाज के जॉब्स में आ चुका है, बट it is yet to capture manual and physical labor part. Now, this was the finding of our first question. Now coming to the second result, अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि हमें पता तो लग गया है कि AI ऑलरेडी तो आ चुका है जॉब मार्केट में, बट कितने कैपेबिलिटी में आया है। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग मिली है कि हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग एआई की थियोरेटिकल कैपेबिलिटी का अभी सिर्फ 22% ही करंटली यूज हो रहा है इन इंडियन जॉब मार्केट। मतलब 100% कैपेबिलिटी अवेलेबल है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन करंटली सिर्फ उसका 1/5 ही यूज कर रही हैं। और इसका मतलब ये भी हुआ कि वो जो 78% कैपेबिलिटी है वो भी अनटैप्ड है अभी। अब इमेजिन कीजिए कि अगर सिर्फ 22% अडॉप्शन पर इतना पैनिक क्रिएट हो चुका है कि एआई जॉब्स ले जाएगा, तो अगर फ्यूचर्स में वो 78% कैपेबिलिटी भी ग्रेजुअली अडॉप्ट हो गई तो उसका जॉब मार्केट पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए हम ये नहीं कह रहे कि रिस्क नहीं है, हम ये कह रहे कि रिस्क ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो डेफिनेटली है उधर, लेकिन जो पैनिक और रियलिटी है ना, वो दोनों सेम स्टेज पर अभी नहीं आई है। अभी जो जॉब मार्केट है उसमें ट्रांजिशन फेज चल रहा है एंड इस अडॉप्शन गैप के पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेलॉइट ने एक रिपोर्ट भी निकाली थी जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि ऑर्गेनाइजेशन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस की वजह से एआई को अडॉप्ट नहीं कर रही हैं, इसलिए एआई की फुल कैपेबिलिटी अडॉप्ट नहीं हुई है। लेकिन हमारे लिए ये रीजंस इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये कंक्लूजन इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास अभी भी टाइम है। एआई का ट्रांजिशन शुरू हो चुका है, लेकिन फुल अडॉप्शन को अभी भी होना बाकी है। और यही वो विंडो है जहां हम अपस्किल कर सकते हैं, एआई के साथ अडेप्ट कर सकते हैं, फ्यूचर के और हमारे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट दिस रिजल्ट। सो नाउ हमने दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो आंसर कर दिए कि एआई ऑलरेडी कहाँ आ चुका है एंड दूसरा कि एआई करंटली कितना यूज हो रहा है एंड कितना यूज हो सकता है। अब हमारा नेचुरल नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा रिस्क में कौन है, विच डेमोग्राफिक इज मोर एट रिस्क। तो ये क्वेश्चन सबसे इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि किस डेमोग्राफिक को सबसे ज़्यादा एआई का इम्पैक्ट होने वाला है, तब तक हम टारगेटेड रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, ना ही एक पर्सनलाइज रिकमेंडेशन बन सकती है। सो इसीलिए हमने पीएलएफएस के डेटा के थ्रू और एआई एक्सपोजर को कंबाइन करके ये एनालिसिस किया है कि कौन से डेमोग्राफिक ग्रुप्स हाई एक्सपोजर ऑक्यूपेशन में ज़्यादा कंसंट्रेटेड हैं और कौन नहीं। एंड हमारे रिजल्ट्स एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। हमारे डेटा ने शो किया कि एआई एक्सपोजर प्राइमरीली अभी करंटली
अर्बन एंड हाईली एजुकेटेड वर्कर्स के बीच कंसंट्रेटेड है। मतलब ग्रेजुएट्स और हायर एजुकेशन वाले इंडिविजुअल हाई एआई एक्सपोजर ऑक्यूपेशंस में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा प्रेजेंट है। एज यू कैन सी फ्रॉम द टेबल एज वेल, अर्बन लोकेशन उसमें 66% ऑफ द पीपल आर इन हाई एक्सपोजर जॉब्स, whereas in graduate degrees 37% of the people are in high exposure jobs. सो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें अर्बन और ग्रेजुएट डिग्री एंड अबव में दिख रहा है। जबकि अगर हम जेंडर और एज का डिफरेंस देखें तो कंपैरेटिवली बहुत कम है। अब जेंडर के केस में तो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये भी हमारा हो सकता है कि वुमेन ऑलरेडी स्टेम फील्ड और हाई एआई एक्सपोजर में रिलेटिवली अंडर रिप्रेजेंटेटेड है। सो नेचुरली वो एक्सपोजर भी कंपैरेटिवली लोअर ही दिखता है। लेकिन इस स्लाइड का मेजर टेक अवे ये जेंडर या यूथ वाला पॉइंट नहीं है। इसका मेजर टेक अवे ये है कि आज के टाइम में सिर्फ डिग्री होना इज नॉट इनफ। डिग्री वैल्यूबल है, वी आर नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, लेकिन उसकी वैल्यू और ज़्यादा तब बढ़ेगी जब उसके साथ एआई लिटरेसी कंबाइन होगी, सॉफ्ट स्किल्स कंबाइन होगी, और उसके साथ जब कंटिन्यूस लर्निंग भी चलती रहेगी। और जैसे हमने बोला कि अर्बन लोकेशन पीपल आर इन हाईली कंसंट्रेटेड इन हाई एक्सपोजर जॉब्स, तो अगर आप अर्बन एरियाज में हैं जहाँ एआई अडॉप्शन रिलेटिवली फास्टर हो रहा है, तो आपके पास लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं। आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए, खुद को कंटिन्यूसली अपडेट करिए, एआई के साथ काम करना सीखिए, बिकॉज इवेंचुअली यही सब चीज़ें आपको जॉब मार्केट में रेलेवेंट रखने वाली हैं। सो नाउ हमने बैकग्राउंड तो एक्स्टैब्लिश कर दिया है कि हमें पता चल गया एआई कहाँ आ चुका है, कितना यूज़ हो रहा है, कौन सबसे ज़्यादा रिस्क में है। अब हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि क्या एआई का इम्पैक्ट ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में दिखना शुरू हो गया है या नहीं। तो इसी का आंसर देने के लिए हमने डिफरेंस जो मॉडल है उसका यूज़ किया। ये ग्राफ हमें शो कर रहा है कि जो हाई एआई एक्सपोजर है और लो एआई एक्सपोजर ऑक्यूपेशंस हैं, उनको ये ग्राफ उनके एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स को कंपेयर कर रहा है। सो अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 2022 से पहले 2022 में जनरेटिव एआई का इंट्रोडक्शन हुआ। उससे पहले अगर आप एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स देखें तो दोनों सिमिलर पैटर्न फॉलो करें, इवन लो एआई एक्सपोजर एंड हाई एआई एक्सपोजर ग्रुप्स, बोथ ऑक्यूपेशंस आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। बीच में एक नोटिसेबल डिप आया है, दैट इज इन 2019, लेकिन अब वो एआई की वजह से नहीं आया था, दैट इज बिकॉज ऑफ कोविड में ऑलमोस्ट सारे ऑक्यूपेशन को इम्पैक्ट किया था। बट कोविड के बाद भी अगर हम देखें तो लो एआई एक्सपोजर ग्रुप्स ऑक्यूपेशन कंपैरेटिवली फास्टर रिकवर करी हैं देन द हाई एआई एक्सपोजर ऑक्यूपेशंस। एंड इसका रीजन भी इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही है, जैसे हमने पहले मेंशन किया कि इनफॉर्मल सेक्टर मैनुअल ऑक्यूपेशन ने जब कोविड हुआ था तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था टू रिकवर द इकोनॉमी। बट अगर हम स्पेसिफिकली अब एआई की बात करें तो 2022 के बाद जब जनरेटिव एआई वाइडली अवेलेबल हुआ, उसके बाद से हमें अभी तक एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स में कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं दिख रहा है। वो ट्रेंड अभी भी पैरेलली सेम डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं। बट इसका कंक्लूजन ये नहीं है कि एआई का रिस्क नहीं है। दिस ग्राफ हैज़ बीन शोन बिकॉज इसका मतलब ये है कि अभी के जो एविडेंस सजेस्ट करते हैं एआई ज़्यादा ऑगमेंटेशन के वे में यूज़ हो रहा है रेदर देन रिप्लेसमेंट, रेदर देन ऑटोमेशन। सो इवन दिस ट्रेंड शो दैट ट्रांजिशन तो एक्चुअली शुरू हो चुका है, अडॉप्शन भी शुरू हो चुका है, लेकिन अभी फुल रिप्लेसमेंट नहीं आया है। और एग्जैक्टली हम इसी वजह से ये कह रहे हैं कि अभी भी टाइम है प्रिपेयर करने का। एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं शो हुआ है न्यूज़, बट अडॉप्शन इज स्टिल ऑन गोइंग। 22% जैसे हमने अडॉप्शन देखी तो वो चल रही है। न्यूज़ रिपोर्ट
ऑलरेडी हायरिंग ट्रेंड्स शो कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बता रहे हैं कि 22% डिक्लाइन हो चुका है, तो ट्रांजिशन हैज़ ऑलरेडी बिगन। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन इतना है, क्या हम इस ट्रांजिशन के लिए रेडी हैं एंड आर वी रेडी टू अपस्किल आवरसेल्व्स ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन? सो आफ्टर द गोल एनालिसिस, आफ्टर आंसरिंग द ऑल क्वेश्चंस, हमने उसके बेसिस पे कुछ रिकमेंडेशंस प्रपोज करी हैं. So it's for the both the government as well as on for the individuals. So firstly I want to talk about the recommendation for the government. So सबसे पहले recommendation यही है कि हमें occupation level हमें ऑक्यूपेशन लेवल AI इंटीग्रेशन को मॉनिटर करना चाहिए. वी शुड इंक्लूड AI इंटीग्रेशन इन देयर डेटा सेट एज दे हैव इंक्लूडेड PLFS में ऑल द एम्प्लॉयमेंट डेटा. उधर AI रिलेटेड इंडिकेटर्स भी होने चाहिए ताकि पॉलिसी मेकर्स को टाइमली इंफॉर्मेशन मिल सके एंड वो टारगेटेड पॉलिसीज बना सके फॉर फ्यूचर जॉब मार्केट चेंजेस. एंड देन हमने दूसरी रिकमेंडेशन ये प्रोवाइड की है कि हायर एजुकेशन को रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अभी आज भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो अभी भी सिर्फ थियोरेटिकल एंड जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिकल लर्निंग होती है उस पर फोकस करते हैं. लेकिन जो फ्यूचर वर्कफोर्स है उसके लिए AI लिटरेसी ऑप्शनल नहीं है. इट हैज़ बिकम मैंडेटरी. ये कोर करिकुलम का पार्ट होना चाहिए. इसलिए AI ऑगमेंटेशन, AI टूल्स और AI असिस्टेड वर्कफ्लोज को एजुकेशन सिस्टम का एक परमानेंट पार्ट हमें बनाना पड़ेगा. सो दिस वाज फॉर द गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन पार्ट्स. नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट व्हाट वी कैन डू इंडिविजुअली. क्वेश्चन आता है कि हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं टू प्रिपेयर फॉर दिस शिफ्ट. तो सबसे पहली रिकमेंडेशन तो यही है कि वी हैव टू इम्प्रूव आवर प्रोडक्टिविटी विद AI. आजकल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आपके हार्ड वर्क को नहीं देखती है, आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डिग्री से नॉलेज आया सिर्फ उसको नहीं देखती है. ऑर्गेनाइजेशन देख रही है कि आप AI के साथ कितना बेटर और फास्टर आउटकम डिलीवर कर सकते हैं. अगर आप AI इफेक्टिवली यूज करना जानते हैं तो वो आपका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकता है. So we have to improve our productivity with AI. We have to learn how to work with AI. Now दूसरी रिकमेंडेशन ये है कि we have to reskill before displacement. जैसे हमने देखा कि सिर्फ अभी 22% ही अडॉप्शन हुआ है, 78% कैपेबिलिटी अभी भी अनटैप्ड है. सो ये एक्चुअली जो गैप है ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ टाइम. वी हैव द टाइम. इस पीरियड में हम नए स्किल्स बिल्ड कर सकते हैं, हमें बिल्ड करने चाहिए, हमें AI के साथ काम करना सीखना चाहिए बिफोर द मार्केट एक्चुअली कैचेस अप टू इट द फुल कैपेबिलिटी ऑफ AI. Now the last recommendation that I want to present is build on your degree. We have build on your degree. So हायर एजुकेशन, जैसे मैंने मेंशन किया कि हायर एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, डिग्री वैल्यूएबल है, बट उसका फ़ायदा नहीं होगा अगर हम इसको कंटिन्यूस लर्निंग या AI लिटरेसी के साथ कंबाइन नहीं कर सकते. एंड इसी का एक पार्ट है जो अलग रिकमेंडेशन है, दैट इज़ कंटिन्यूस लर्निंग. वी हैव टू फोकस ऑन कंटिन्यूस लर्निंग. AI जॉब को कंटिन्यूसली चेंज करता रहेगा, जॉब रोल्स कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे बिकॉज ऑफ AI. तो अडेप्टेबिलिटी हमारे लिए सिर्फ एक वन टाइम स्किल नहीं बनती है. अडेप्टेबिलिटी एक स्किल है जो हमें रैपिडली खुद के अंदर इनबिल्ट करनी पड़ेगी. विल हैव टू डाइवर्सिफाई आवर स्किल्स. एंड बल्कि ये जो कंटिन्यूस लर्निंग का पार्ट है वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको लॉन्ग टर्म में रेलेवेंट भी रखेगी. सो नाउ दैट वी हैव completed this whole presentation. Before I end this presentation, मैं एक few conclusion देना चाहती हूँ ताकि हम जब ये presentation end करें हमारे दिमाग में questions रहे and we can answer those questions and we can think about this question. So few conclusions that we got is कि AI अभी uniformly हर occupation में नहीं आया है, वो हर occupation को impact equally नहीं कर रहा है. अभी सिर्फ 22% कैपेबिलिटी AI की यूज़ हो रही है. ट्रांजिशन शुरू हो चुका है लेकिन फुल अडॉप्शन अभी बाकी है.
And the last finding that I want to mention is सबसे ज़्यादा एक्सपोजर अर्बन और हाईली एजुकेटेड वर्कर्स के बीच में है, इसलिए अपस्किलिंग एंड एआई लिटरेसी इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट in today's world. And now, before I end this presentation, I want to present one quote, one line, and just जो हमारे पूरे पेपर का फोकस भी था, that AI is both a disruptor and an enabler. For India, which of those it become will depend on how quickly we all build adaptation for it. So I want you all to think about this, and thank you so much for listening to our white papers presentation. I hope I was able to clear some doubt, and I hope I was able to make it understandable for all of you. If you have any questions, do let me know. Thank you. Thank you, Sarah. I think Kafi it was quite explanatory because at least I know that I have a lot of terms floating around in my head that don't always make sense. And I think it would have helped a lot of people understand at least how we are coming up with all these declarations about AI. And in fact, a question already here. I have a question personally, but Kunal has asked a question. Kunal, would you like to ask it yourself or should I read it out? Mm, Kunal is quiet. Okay. He said, we always say that AI won't replace you, a person using AI will. But if AI becomes smart enough to self-correct and optimize its own prompts, does the human in the loop become the bottleneck? Do you have an answer? It's like, I'll just read the question as we always say, I want to press your person using, but if you have Not really, because there are some tasks जहाँ पे AI fully automate कर सकता है. Like if we talk about the coding part, वहाँ पे AI fully automate कर सकता है. But if we talk about, जैसे मैंने बोला कि जैसे manual labor का part है, वहाँ पे AI का कुछ use अभी हुआ ही नहीं है. And वहाँ पे AI आ नहीं सकता है if we think about it realistically. सो दे आर स्टिल सम सेक्टर्स जहाँ पे, इसीलिए मैंने मेंशन किया कि हमको स्किल्स डाइवर्सिफाई करनी है. वी डोंट हैव टू जस्ट रिलाई ऑन डेस्क बेस्ड नॉलेज इंटेंसिव जॉब्स, बिकॉज इफ वी ऑल्सो डाइवर्सिफाई आर स्किल्स एंड गेट इनटू द मैनुअल पार्ट ऑफ इट, एआई कभी हमारे लिए हम एआई के लिए कभी बॉटल नेक नहीं बनेंगे और एआई हमारे लिए कभी बॉटल नेक नहीं बनेगा. सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, कुणाल. Thank you so much. Does anyone else have a question or something to add to Sarah's presentation? So I did want to bring up the topic of, so you talked about how right now people in the urban landscape are at risk much more than those in the rural landscapes and in certain manual labor. Do you think, I mean, is there anything in the research rather? It's not opinion based, but did your research reveal anything about what is being said about the impact in manual labor, or have we not started looking at that yet? We have actually not started looking at that yet, but the one of the major answers for this question can be, and this is the answer that is coming from opinion, कि usually migration भी जो होता है वो urban places में इसलिए होता है because we get better job opportunities in terms of desk based jobs and knowledge intensive jobs. So that could be one of the reasons कि urban areas में अभी ज़्यादा वो high exposure job का concentration है, but we have not yet looked into it from the data perspective. I'll surely think about it and find the reasons. All right. Okay. Anything from the audience? No? Okay. We will be sharing the slides for this by Monday. So you all can go through it again. And if you have any questions, Sarah is available on email. You can also reach out to us on any of our social networks. The presentation was based, as Sarah said, on a white paper
which will also be published by Monday. So you'll get links for both of those, and we welcome any kind of feedback that you have on it, any questions. This is also part of a larger effort we are doing in decoding the youth crisis. Some of you have already attended the previous presentations on a tool we are building called INA. So INA basically traces the unemployment, youth crisis and unemployment that we are facing in India across several parameters, and it takes many factors into account. So we welcome you to explore that tool as well, and of course, join us for future discussions. We are looking forward to building a community, so you can follow us on social media. I have shared the LinkedIn, Instagram, and our WhatsApp community QR code. So please do join the groups, follow our pages, and we look forward to seeing you in future for our event discussion. For those of you who are in Ajmer, I'm not sure if you've noticed, but we currently have an exhibition going on the fourth floor of our office building. It's a very interesting ex- exhibition which traces the history and evolution of Ajmer through maps. I don't want to reveal more than that, but it's a free exhibition and everyone is welcome to come and explore it. So we look forward to seeing you here, and yeah, have a great weekend, everyone. Thank you, Sarah, for the wonderful talk. Thank you, Gitanjali. Thank you everyone for joining us. Have a great weekend.